हेलो स्टूडेंट, ये हमारे पास केमिस्ट्री का पार्ट 2 है, वीडियो लेक्चर सेकंड है। केमिस्ट्री को हम बेसिक से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप क्लास 10 से क्लास 11 में जंप किए हो और सचमुच में आप केमिस्ट्री की स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो, बेसिक से सीखना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट होंगे, क्लास 9 के भी स्टूडेंट होंगे और केमिस्ट्री को एकदम जीरो लेवल से ग्राउंड स्टेट से समझना चाहते हैं, केमिस्ट्री को एकदम शुरुआत से समझना चाहते हैं कि केमिस्ट्री को शुरुआत से कैसा समझा जाता है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। केमिस्ट्री का ये वीडियो लेक्चर सेकंड है। पार्ट 1 में केमिस्ट्री के बेसिक्स के ऊपर बात किए थे, यानी कि केमिस्ट्री कहाँ से शुरुआत होती है। तो पार्ट 1 में हम मैटर के बारे में बात किए थे। मैटर के कितने स्टेट होते हैं टोटल? अभी तक मैटर के 5 स्टेट खोजे जा चुके हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, बोस, आइंस्टीन कोफिशिएंट। पार्ट 1 में मैटर के ऊपर हम बारीकी से डिस्कशन कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकती हैं। और केमिस्ट्री का बेसिक वीडियो लेक्चर का ये पार्ट 2 का सीरीज है। पार्ट 2 में हम मैटर से आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, हम पार्ट 1 में ये डिस्कस किए थे कि पूरा यूनिवर्स जो है, पूरा ब्रह्मांड है, ये मैटर से मिलके बनी है। साइंटिस्ट लोग तो समझ चुके थे कि पूरी जो यूनिवर्स है इसमें 2 चीज़ एग्जिस्ट करती है, एक मैटर और सेकंड एनर्जी। तो साइंटिस्ट लोग ये सोचे कि ये मैटर है चॉक, तो ये चॉक मैटर है। तो साइंटिस्ट लोग ये सोच रहे थे कि ये चॉक मैटर है, तो ये मैटर आखिर किन चीज़ों से मिलके बनी है। साइंटिस्ट लोग ये सोचना चालू की मैटर है तो मैटर किन चीज़ों से मिलके बनी है। तो अब किन चीज़ों से मिलके बनी है ये मैटर, तो इसको जानने के लिए उन लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे, डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक ग्रेट इंडियन फिलोसोफर था जिसका नाम था महर्षि कणाद। महर्षि कणाद इंडियन थे, यानी कि गुजरात स्टेट में रहने वाले थे। और जो महर्षि कणाद जी थे, ये सोचे थे कि अगर दुनिया मैटर से मिलके बनी है, यूनिवर्स मैटर से मिलके बनी है, तो मैटर किन से मिलके बनी है। महर्षि कणाद के बाद दिमाग में आइडिया आया और महर्षि कणाद ने मैटर को अंदर जाके देखा। मैटर को अंदर जाके देखा, यानी कि इस मैटर को छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के देखा और मैटर को इस स्टेट तक तोड़ा, इस स्टेट तक तोड़ा कि आगे वो टूट नहीं सका। महर्षि कणाद जी उसको नहीं देख पा रहे थे, इसको तोड़ रहे थे, सपने में तोड़ रहे थे। उसको दिख रहा था मैटर और छोटा हो रहा है और छोटा हो रहा है। एक स्टेट ऐसा आया कि मैटर अब खुली आंखों से हमारा नहीं दिखने लगा। उसके बाद भी उसको और तोड़ते गए और एक टाइम ऐसा आया कि वो चीज़ और टूट ना पाया। उसको नाम दिया गया एटम, जिसे हिंदी में कहेंगे परमाणु। तो ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? ग्रेट इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद जी ने पूरे दुनिया को ये बता दिया था कि जो मैटर होता है इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। लेकिन हम सब महर्षि कणाद जी के बारे में बहुत कम जानती हैं। मैटर छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, जिसका नाम होता है एटम। सबसे पहले किसने बताया था? ग्रेट इंडियन फिलोसोफर महर्षि कणाद जी ने बताया था। महर्षि कणाद ने यह बताया था कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। उन्होंने ये भी बोला था कि एटम इनडिविजिबल है। मैटर को छोटे पार्ट में तो तोड़ दिए, अब वो एटम है, अब वो एटम और नहीं टूट रहा है। टूटेगा कि नहीं हमें नहीं मालूम। महर्षि कणाद ने बताया कि वो एटम और नहीं टूट रहा है, तो इनडिविजिबल बोल दिया एटम को। महर्षि कणाद जी जो थे एटम को खुली आंखों से नहीं देख पा रहे थे। हम आम इंसान अपने खुली आंखों से, नेक्ड आइज से एटम को नहीं देख सकते, ये भी बात याद रखना। एटम खुली आंखों से इनविजिबल होती है। वो बात अलग ही कि आजकल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका है, तो एटम को देखना पॉसिबल हो चुका है। ठीक है, अब बात आती है कि जब एटम की बात होती है तो हमारे चैप्टर में महर्षि कणाद जी के बारे में क्यों नहीं बताया जाता कि महर्षि कणाद ने सबसे पहले एटम के बारे में बात किया था। क्यों? क्योंकि उस समय हम अंग्रेज के गुलाम थे। जिस समय महर्षि कणाद ने एटम वर्ड इंट्रोड्यूस किया था, हम अंग्रेज के गुलाम थे। और महर्षि कणाद जी ने अपना एक ग्रंथ है, उसका वैशेषिक ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यूनिवर्स का छोटा पार्टिकल, मैटर का छोटा पार्टिकल एटम है। वैशेषिक ग्रंथ जब ओपन करोगे तो इसमें संस्कृत शब्दों में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो फिर दुनिया के सामने महर्षि कणाद ने एटम का डिस्कवरी किया है, ये क्यों नहीं आया? जॉन डाल्टन भाई साहब का नाम क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि शायद इन्होंने पेटेंट नहीं कराया होगा। महर्षि कणाद जी एटम के बारे में इंट्रोड्यूस किए थे पहले, लेकिन पेटेंट नहीं कराया होगा। लोगों के सामने वो अपनी बात को नहीं रखा होगा। उस समय अंग्रेज के गुलाम भी थे, कौन सुनता हमारी बात, हम गुलाम दे दो।
तो हमारे जो ग्रेट इंडियन फिलोसोफर है उन्होंने एटम डिस्कवरी करने के बाद उनकी बात छुपी की छुपी रह गई। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो गया। उसके बाद 1808 ईस्वी में अंग्रेज साइंटिस्ट आए, अंग्रेज साइंटिस्ट जिसका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन आया और जॉन डाल्टन ये कहा, जो महर्षि कनाद ने जो बात कही सेम टू सेम वही बात जॉन डाल्टन ने कहा। जॉन डाल्टन ने कहा कि जो मैटर होते हैं इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। ये बात किसने कहा? जॉन डाल्टन ने। कब कहा? 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने कहा। अब एक बात बता तुम, आखिर ये जो साइंटिस्ट है हमारे से ऋषि कनाद है, ये मैटर को तोड़ क्यों रहे हैं? पहली बात, दुनिया यूनिवर्स मैटर से मिलके बनी है, बात यहीं तक सही थी। क्यों मैटर को तोड़ रहे हैं वो लोग? कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो देखो भाई, अगर कोई बड़ा चीज है, अगर तुम सच में कोई नया चीज बनाना चाहते हो, कुछ नया तुम खोज करना चाहते हो, तो तुम्हारे पास जो चीज मौजूद है उस चीज को तुम्हें बारीकी से देखना आना चाहिए। ये चौक है, मैटर है, इस मैटर से मैं अलग अलग चीज बना सकता हूं। कब? जब मेरे पास जो मैटर है इसको मैं बारीकी से देखूंगा। अगर इस चीज को बारीकी से देखूंगा, बारीकी से साइंटिफिक रीजन ढूंढूंगा, तो शायद मैं इसे नए 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 केमिकल इक्वेशन, नया नया मैटर और जनरेट कर सकता हूं। तो साइंटिस्ट सामने ये सवाल हमेशा होती है। तो इस बड़े चीज को उन्होंने क्या सोचा, ये मैटर किनसे मिलके बना है इसके बारे में जानना चाहा और डिवाइड करना चालू किया। और लास्ट में एक छोटा पार्टिकल मिला, उसका नाम क्या दिया? एटम दिया गया। और बाद में साइंटिस्ट ये बता दिए कि केमिकल रिएक्शन होता है तो सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन होता है, सबसे पहले पार्टिसिपेट कौन करता है? मैटर नहीं करता, एटम करते हैं। और एटम के बारे में नॉलेज नहीं होता तो आज हम केमिकल रिएक्शन को नहीं समझ पाते और आज हम शायद अलग अलग कंपाउंड क्यों बनते हैं इसके बारे में नहीं जान पाते। तो हमेशा यही रहता है भाई कि हर चीज, हर रीजन तुम्हारे सामने पड़ी हुई है, बस जो चीज सामने है इसको बारीकी से देखो, बारीकी से देखो और बारीकी से एनालिसिस करो। और बारीकी से जो चीज सामने पड़ी उसमें एनालिसिस करना सीख गए तो तुम शायद नए नए कंपाउंड बना सकते हो, पूरी दुनिया के सामने नए नए थ्योरी ला सकते हो। न्यूटन भाई साहब ने क्या किया? ग्रेविटेशन लॉ नेचर में तो छुपी थी, कोई नया नहीं था, नेचर में छुपी थी। लेकिन जैसे एप्पल उनके सर में गिरा तो उन्होंने एप्पल गिरा तो खाया नहीं, सोचना चालू किया कि मेरे सर में एप्पल टुक टुक गिरा तो क्यों गिरा, नीचे ही क्यों गिरा। अगर न्यूटन भाई साहब मैटर समझ के छोड़ देते, एप्पल मैटर है गिर गया खा लिया, तो शायद ग्रेविटेशन आज लॉ हमारे सामने इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होता और शायद हम चंद्रयान 3 जो पहुंचा रहे हैं वो शायद हम नहीं पहुंचा रहे होते इतना जल्दी। यस और नो? तो कोई भी चीज नया बनाना होगा, नया डिस्कवरी करना होगा, नया लॉ देना होगा, तो जो चीज तुम्हारे पास मौजूद है इसको बारीकी से देखो। तो इनको बारीकी से देखा महर्षि कनाद ने, बारीकी से देखा डाल्टन ने, और लास्ट इतना छोटा तोड़ा, इतना छोटा तोड़ा कि उस पार्टिकल को क्या बोला? क्या बोला उस पार्टिकल को? एटम। जॉन डाल्टन के पास जितना पावर था, जितना पावर था, उतने पावर से, उतना दृष्टि, उतना दिमाग से मैटर को तोड़ा और लास्ट स्टेप नहीं टूट पाया तो उसको क्या बोल दिया? जॉन डाल्टन नहीं तोड़ पाया, महर्षि कनाद नहीं तोड़ पाया, तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को इन्होंने एटम बोला। क्या बोला? एटम। तो जॉन डाल्टन ने जब ये पूरा बात बोल दिया कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है, तो मैं तो ऐसा नहीं मानूंगा, ना पूरी दुनिया ऐसा मानेगी, क्योंकि महर्षि कनाद ने भी एटम का खोज करके दुनिया को नहीं बता पाया, दुनिया के सामने अपनी बात को नहीं रख पाया, तो उसका बात बुक में दबा का दबा रह गया। यस और नो? तो जॉन डाल्टन ऐसा थोड़ी ना करेगा कि खुद खोज लिया दूसरों को नहीं बताएगा। तो जॉन डाल्टन ने लोग समझ सके मेरी बातों को करके इन्होंने अपना क्या दिया? मैं एटम की खोज किया हूं करके अपना एक एटॉमिक थ्योरी लॉन्च किया लोगों के सामने, और इनकी एटॉमिक थ्योरी को सारे साइंटिस्ट लोग पढ़ते गए कि वाकई में जॉन डाल्टन मैटर को तोड़ दिया और मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम दिया। सारे साइंटिस्ट खुश हो गए कि जॉन डाल्टन ने मैटर किन से मिल के बना है इसके बारे में नया डिस्कवरी कर लिया कि दुनिया के जितने भी मैटर हैं, पूरी दुनिया का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? मैटर। इस जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी पेश किया, साइंटिस्ट को एटॉमिक थ्योरी को पढ़े। उस समय जो भी साइंटिस्ट थे भाई, कब की जमाने की बात करूं मैं, 1808 के समय में जितने भी साइंटिस्ट थे सबको इसका एटॉमिक थ्योरी बहुत पसंद आया और ये बोला गया कि एटम का सबसे पहले खोज किसने किया? जॉन डाल्टन ने। सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी किसने लॉन्च की? महर्षि कनाद ने नहीं, जॉन डाल्टन ने। महर्षि कनाद अपना थ्योरी को लोगों के सामने नहीं रख सका,
अंग्रेज के गुलाम थे, किसी को बताते भरोसा नहीं करते हमारे ऊपर, बुक में छुपा छुपा रह गया। अब ये तो अंग्रेज थे ना भाई, यही तो हमें गुलाम किए थे। 1808 की बात है, 1948 में देश आजाद हुआ, सोच रहे हो। कई लोग ये मानते हैं कि महर्षि कर्नाड के बुक से एटम का डिस्कवरी को जॉन डाल्टन ने चुरा लिया, ऐसा भी मान्यता है। अब क्या सच है क्या झूठ हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा जो इंडियन ग्रेट फिलोसफर है इसको मान्यता देनी चाहिए, बुक में सारी बात लिखी गई है। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी। अब जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी, तो उस थ्योरी में क्या क्या बात आखिर लिखा गया था, क्या ऐसी बात थी जो साइंटिस्ट लोग मानने को तैयार हो गए, तो उस थ्योरी को हम नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले एक बात याद रख लो, फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल को हम एलिमेंट्री पार्टिकल भी बोलते हैं। अगर कोई पार्टिकल नहीं टूट पाता है ना, कोई पार्टिकल और डिवाइड नहीं हो पाता, तो उस पार्टिकल को हम फंडामेंटल पार्टिकल बोल देते हैं। तो जॉन डाल्टन भाई साहब मैटर को तो तोड़ दिए और लास्ट में जो चीज आया उसको क्या बोला, एटम बोला। अब एटम को जॉन डाल्टन नहीं तोड़ पा रहा है, बहुत कोशिश किया लेकिन जॉन डाल्टन हार मान गया और बोल दिया एटम अब मेरे से नहीं टूट पा रहा भाई, तो मैटर का छोटा पार्टिकल वही एटम हो गया, अब मैं एटम को नहीं तोड़ पा रहा हूं। तो जॉन डाल्टन के अनुसार फंडामेंटल पार्टिकल क्या हो गया, क्या हो गया, एटम परमाणु हो गया। मूलभूत कण जॉन डाल्टन के अनुसार और महर्षि कर्नाड के अनुसार मूलभूत कण क्या हो गया, एटम हो गया। अगर एटम का डिस्कवरी नहीं हुआ होता ना, तो शायद केमिस्ट्री में आज केमिकल बैलेंस हम नहीं पढ़ रहे होते, अलग अलग कंपाउंड हम नहीं बना रहे होते, क्योंकि एटम नहीं रहता हम रिएक्शन को कैसे समझ पाते, नहीं समझ पाते। और दुनिया के सामने शायद आज हम ये पीरियोडिक टेबल भी नहीं देख पाते, और शायद हम नए नए कंपाउंड नहीं बना पाते, नया नया फ्यूल नहीं तैयार कर पाते, अगर एटम की डिस्कवरी नहीं हो पाती तो। इसलिए भाई कोई भी खोज करना होता है, कोई भी डिस्कवरी करना होता है, कोई भी रिसर्च करना होता है, तो सबसे पहले तुम्हारी चीज मौजूद है जो चीज, उसको बारीकी से सोचो। अभी तो हमारे लिए चौक है, लिखने का काम है, हम नहीं सोचेंगे चौक किससे मिलके बना है, और जो भी चीज से मिलके बना है उस चीज का क्या खास प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से क्या रिलेट है, हम नहीं सोचते। आज के जमाने में सोचते हैं क्या, सोचना पड़ेगा नया चीज डिस्कवरी करना है तो नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। और जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया एटम के बारे में, तो क्या ऐसी बात थी एटॉमिक थ्योरी, नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। जॉन डाल्टन ने क्या एटॉमिक थ्योरी दिया था, यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में एटॉमिक थ्योरी देने वाले साइंटिस्ट थे। 1808 में, यानी कि 19वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में इन्होंने अपना थ्योरी सामने रखी थी। थ्योरी में क्या क्या बात इन्होंने रखी थी, यहां पर देखिए। नंबर 1, मैटर इज मेड अप वेरी फाइन पार्टिकल। जो मैटर होते हैं हमारे पास, ये मैटर है, और ये मैटर एकदम छोटा से छोटा पार्टिकल से मिलके बना है, और उस छोटा पार्टिकल का नाम क्या है, एटम। किन्होंने कहा, जॉन डाल्टन ने कहा। जॉन डाल्टन ने तो यहां तक भी यह कह दिया इनडिविजिबल। इनडिविजिबल यानी कि इस मैटर का छोटा सा छोटा पार्टिकल जो मेरी आंखों से नहीं दिख पा रहा है और मैं उसे और नहीं तोड़ पा रहा हूं, मेरे कल्पना शक्ति से बाहर हो गया, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं, अब मैं तोड़ ही नहीं पा रहा हूं, मैं दिख ही नहीं पा रहा हूं, एटम देख नहीं पा रहा हूं, नहीं देख पाया, फिर भी उसको और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा आगे जा जाके, अब वाकई में अब कुछ नहीं दिख रहा है। तो उस चीज को जॉन डाल्टन ने बोल दिया एटम। अब जॉन डाल्टन बोल दिया मेरी सामर्थ्य शक्ति से बाहर है भाई, अब एटम को मैं नहीं तोड़ पाऊंगा, एटम के अंदर क्या है मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो जॉन डाल्टन ने क्या बोल दिया, एटम क्या होंगे, इंडिविजिबल, क्योंकि अब एटम को वो तोड़ नहीं पा रहा जॉन डाल्टन, उसकी शक्ति से बाहर हो गया, तो एटम नहीं टूट पा रहा है, तो एटम क्या हो गया उसके अकॉर्डिंग, इंडिविजिबल हो गया। जॉन डाल्टन ने यहां तक ये भी बात बोल दी, एंड इंडेस्ट्रक्टिबल, यानी कि एटम ना तो क्रिएट हो सकता है ना तो डिस्ट्रॉय होगा। जॉन डाल्टन ने ये भी बात बोल दी। बोलने का मतलब है अगर कार्बन हमारे पास एक एटम है और ऑक्सीजन का तुम्हारे पास 2 एटम है, तो मिल के बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्टेंट में 1 कार्बन था, 2 ऑक्सीजन था, प्रोडक्ट में नया चीज बन गया, लेकिन कार्बन अभी भी 1 है, ऑक्सीजन का एटम अभी भी कितने हैं, 2 हैं। तो क्या जब केमिकल रिएक्शन किया, केमिकल रिएक्शन मतलब होता है क्या मालूम है, एटम ना अरेंजमेंट होते हैं, बस एटम क्या होते हैं, अरेंजमेंट होते हैं। बाकी भाई तुमने जितना एटम लिया था रिएक्टेंट में,
प्रोडक्ट में भी उतने ही एटम मिलने वाले हैं। एटम कभी डिस्ट्रॉय नहीं होंगे यहाँ पर, ना तो अलग से O3 नहीं आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा क्या? एटम अलग से तुम क्रिएट नहीं कर सकते, तुमने जितने लिए थे उतने ही मिलने वाले हैं। तो एटम क्रिएट नहीं हो सकता, ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है। केमिकल इक्वेशन करते हैं ना हम लोग, केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, तो बस एटम उतने ही होते जितने तुमने वाकई में लिया था। बस यहाँ पर वो लोग अरेंजमेंट होते हैं। क्या होते हैं? अरेंजमेंट। तो जॉन डाल्टन ने ये बात बोल दिया, ठीक है। और जॉन डाल्टन ने बोला एटम ही क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल, क्योंकि एटम तो सामर्थ्य शक्ति से बाहर है, एटम के अंदर झांक नहीं पा रहा है वो, एटम के अंदर हाथ डाल रहा है लेकिन कुछ मिल रहा है क्या? हाथ डाल ही नहीं पा रहा है एटम के अंदर, तो वो क्या होगा उसके अकॉर्डिंग? फंडामेंटल पार्टिकल, जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग। सेकंड पोस्टुलेट क्या दिया? सेकंड पोस्टुलेट, ऑल एटम ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इन साइज, शेप एंड मास आर द सेम। जॉन डाल्टन ने बोला कि कोई भी एलिमेंट है, एलिमेंट उसे कहते हैं जिनमें एक टाइप के एटम होते हैं। सपोज हमारे पास गोल्ड है, मेरे हाथ में मान लीजिए गोल्ड है, तो गोल्ड के अंदर एटम तो हैं, लेकिन किसके एटम होंगे? गोल्ड के ही एटम होंगे। ऐसा नहीं कि गोल्ड के अंदर सिल्वर के एटम आ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारे पास सिल्वर है बाजू वाले हाथ में, तो सिल्वर में तुम्हारे पास सिल्वर के ही एटम मिलेंगे। तो एलिमेंट हम उसे कहते हैं जिनमें एक टाइप के एटम आते हैं, उसे हम एलिमेंट बोलेंगे। तो जॉन डाल्टन ने सेकंड पोस्टुलेट में यहां तक भी बोल दिया कि यदि ये तुम्हारे पास गोल्ड है, गोल्ड का एलिमेंट है, तो इसमें जितने भी एटम देखेंगे, जितने भी एटम होंगे, ये सारे एटम किसके होंगे? गोल्ड के होंगे। तो गोल्ड को एलिमेंट बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। एलिमेंट उसे बोलेंगे जिसमें एक जैसे एटम होंगे, एक टाइप के एटम। तो गोल्ड का एलिमेंट है तो सारे एटम गोल्ड के ही हैं, यस और नो? तो जॉन डाल्टन ने यहां तक बात बोल दिया कि एटम ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, ये सिंगल एलिमेंट है ना गोल्ड, ऐसा तो नहीं कि गोल्ड में सिल्वर मिलावट हो गया, ऐसा है क्या? सिंगल एलिमेंट का मतलब है प्योर, बिना मिलावट का। तुम गोल्ड रहो भाई, तुम गोल्ड रहो, तुम सिल्वर हो तो सिल्वर रहो, मिलावट वाला नहीं। तो अगर सिंगल एलिमेंट है और सिंगल एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम है, सारे एटम गोल्ड के हैं, और गोल्ड के एटम हैं तो सारे एटम का साइज एक जैसा है। इस एटम का जितना साइज होगा इस गोल्ड वाली एटम का, इस गोल्ड वाली एटम का भी साइज उतना ही होगा। शेप, इसका शेप यानी कि हो सकता है सर्कल, कुछ भी शेप मिल जाए, सर्कुलर जो भी मिल जाए। इसका जो शेप देख लो थोड़ा गोला टाइप का, इसका भी शेप गोला ही होगा, इसका ही शेप वही होगा कि नहीं होगा? होगा ना। साइज भी वही, शेप भी वही। मास के बारे में इन्होंने बात कर दिया कि एक एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम होंगे तो उन सारे एटम का मास सेम होगा। इस एटम का मास जितना भी होगा तो इस वाली गोल्ड एटम का मास इसके इतना ही होगा, इस वाली गोल्ड एटम का मास इसके इतना ही होगा। जॉन डाल्टन ने यह भी बात बोल दिया। जॉन डाल्टन ने मास कितना होगा ये नहीं बताया, उन्होंने ये बता दिया कि एक एलिमेंट मौजूद है तो एक एलिमेंट में जितने भी एटम दिखेंगे सभी के सभी एटम का मास एक दूसरे के बराबर होगा, लेकिन मास कितना होगा जॉन डाल्टन ने कैलकुलेट नहीं किया। समझ पा रहे इस बात को? ये भी बात बोल दिया। तीसरी बात, जॉन डाल्टन ये भी बोल दिया एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट ले लो तुम, आर डिफरेंट साइज, डिफरेंट शेप, मास भी डिफरेंट। जॉन डाल्टन ने कहा भाई तुम गोल्ड मत लो, जॉन डाल्टन ने कहा तुम गोल्ड को छोड़ दो, तुम गोल्ड एलिमेंट को छोड़ के तुम डिफरेंट एलिमेंट क्यों नहीं ले लेते? जॉन डाल्टन ने कहा कि गोल्ड एलिमेंट को छोड़ो और गोल्ड के प्लेस में तुम डिफरेंट एलिमेंट को ले लो। सिल्वर को ले लिया मैं, किसको ले लिया? सिल्वर, चांदी, सिल्वर एलिमेंट को ले लिया। सिल्वर एलिमेंट में भी एटम है ना, कि सिल्वर हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट, और सिल्वर अपने आप में मैटर है, मैटर, और मैटर किनसे मिलके बने हैं? छोटे छोटे एटम से। तो जॉन डाल्टन ने कहा गोल्ड एटम को छोड़ो और गोल्ड एलिमेंट को छोड़ो और गोल्ड एलिमेंट के जगह तुम डिफरेंट एलिमेंट ले लो।
सिल्वर का ही ले लो, आयरन का ले लो, किसी का भी डिफरेंट ले लो। उन्होंने कहा अगर तुम डिफरेंट एलिमेंट में जाओगे तब इसका जो एटम का साइज होगा सिल्वर का, ये गोल्ड वाली एटम के साइज से डिफरेंट होगा। सिल्वर वाली एटम का जो शेप होगा गोल्ड वाली एटम के शेप से डिफरेंट होगा। सिल्वर वाली एटम का जो मास होगा गोल्ड वाली एटम के मास से अलग होगा। जॉन डाल्टन ये भी बात बोल दिया, ये बात आज ट्रू भी है, यस और नो है। हाँ, लेकिन इतना है ना, सिल्वर का इस एटम का मास जितना है इस एटम का मास उतना। एक एलिमेंट में सारे एटम का प्रॉपर्टी एक जैसा, सिल्वर एलिमेंट में इसका साइज जितना इसका साइज उतना, ये जैसा शेप वैसा शेप, इसका मास जितना इसका मास जितना, एक एलिमेंट में। और दो एलिमेंट का कंपैरिजन करोगे तो तुम्हें साइज भी डिफरेंट मिलेगा, शेप भी डिफरेंट मिलेगा, मास भी डिफरेंट मिलेगा। जॉन डाल्टन ने ये भी बात बोल दिया। अच्छा है, बात समझ आ रहा है हमको। अच्छा, अब आते हैं जॉन डाल्टन का चौथा पोस्टुलेट, फोर्थ पोस्टुलेट, एटम ऑफ द सेम, एटम ऑफ द सेम, सेम एटम और डिफरेंट एलिमेंट। सेम एटम को मिला दो या अलग अलग एलिमेंट को मिला दो तो तुम्हारे पास वो कंबाइन हो जाएंगे और क्या जनरेट कर देंगे, कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड तो बन जाएगा। अब कंपाउंड बनने के बाद जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसको उन्होंने नाम दे दिया मॉलिक्यूल। मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर देखो, एटम ऑफ द सेम, सेम एटम ले लो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सेम एटम है, यस और नो है ना, सेम एटम ले लो। जब दोनों एटम केमिकली कंबाइन होंगे, केमिकली बोलो फिजिकली नहीं, केमिकल बॉन्ड बनाएंगे केमिकली, तो H2 का फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम है प्यारा सा हाइड्रोजन गैस। तो जॉन डाल्टन ने बोला कि सेम एटम ले लोगे ना या डिफरेंट एलिमेंट ले लो। मैं डिफरेंट एलिमेंट ले लेता हूँ, मैं Na एलिमेंट ले लिया और एक Cl एलिमेंट ले लिया। सेम एटम ले लो या दूसरा दूसरा एलिमेंट ले लो तो ये भी मिलके क्या बनाएंगे, ये भी मेरा कंपाउंड है और ये भी मेरा कंपाउंड बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। और कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल। तो मेरे पास ये मान लीजिए NaCl है, क्या ये खाने का नमक है कि नहीं, खाने का नमक में एटम तो बिलियन ट्रिलियन है, मालूम है सबको कि नहीं। इसमें खाने के नमक में दो एटम है, Na का और Cl का। तो क्या खाने के नमक में Na का एक ही एटम है, Cl का एक ही एटम है, नहीं, Na का बिलियन ट्रिलियन एटम है, Cl का तो NaCl है ना एक साथ। ऐसे छोटा छोड़ूंगा तो Na अलग होगा क्या, नहीं भाई, NaCl में केमिकली कंपाउंड हुए, केमिकली कंपाउंड होते हैं ना उसको ऐसे बिन के नहीं निकाल सकते, Na भाई बाहर आ जा, Cl भाई बाहर आ जा। केमिकली कंपाउंड होते हैं उसको तुम नहीं निकाल सकते, फिजिकली कंपाउंड होते उसको निकाल लेते। मम्मी चावल करती है ना तो कंकड़ को हाथ से निकाल लेती है अलग, चावल को अलग, क्योंकि वो केमिकली कंपाउंड नहीं हुआ, फिजिकली कंपाउंड हुए। फिजिकली कंपाउंड होते उसको हाथ से बिन बिन के निकाल लोगे या मशीन से निकाल लोगे। धान वान में नहीं रहता भूसा भूसा करके निकाल लेते हैं, लेकिन ये NaCl है, Na को ऐसे नहीं निकल सकता, Cl ऐसे नहीं निकल सकता। छोटा पार्ट छोटा तोड़ दोगे तो NaCl ही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इस कंपाउंड NaCl का छोटा पार्ट मॉलिक्यूल होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। और जो मॉलिक्यूल है उसमें एटम है कि नहीं है भाई, है ना एटम, Na का Cl का, समझे। तो हाइड्रोजन गैस है मेरे पास, या सुनो हाइड्रोजन गैस है तो क्या एक ही हाइड्रोजन गैस है क्या, है क्या। तो उस हाइड्रोजन गैस छोटा सा छोटा पार्टिकल को क्या बोल दिया, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल है तो उसमें एटम है कि नहीं है, क्योंकि दो एटम मिलते हैं या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो NaCl का कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल। H2 का जो स्मॉलेस्ट होगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल का स्मॉलेस्ट एटम, मॉलिक्यूल को और तोड़ोगे तो एटम मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो ये बात चौथा पोस्टुलेट में जॉन डाल्टन ने कहा, समझ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जॉन डाल्टन का आगे का पोस्टुलेट देखते हैं। तो यहां पर हमारे पास 5th नंबर का डाल्टन का पोस्टुलेट है। डाल्टन ने 5वां पोस्टुलेट में यहां तक ये बोल दिया कि अ सिंपल रेशियो बिटवीन एटम, अगर एटम कंबाइन करेंगे ना, एटम कंबाइन करेंगे
अगर एटम आपस में मिलेंगे और नया कंपाउंड बनाएंगे तो सिंपल से सिंपल रेशियो में कंपाउंड होंगे। यहां तक डाल्टन ने ये बात बोली, सोचो इतना ज्यादा अच्छा थ्योरी डाल्टन ने दिया था, कुछ खामियां भी थी, टेंशन मत लो, अभी वो भी पढ़ेंगे। डाल्टन ने बोला अ सिंपल रेशियो बिटवीन एटम, अगर एटम कंबाइन होंगे, एटम कंबाइन होंगे तो सिंपल सा सिंपल रेशियो में कंबाइन होंगे एटम। फॉर एग्जांपल 1:1, 1:2, 1:3, 2:3 और आ सकता है कुछ भी रेशियो, लेकिन रेशियो एकदम सिंपल होगा। ऐसा नहीं कि रेशियो तुम्हें ऐसा मिल गया 10.2, 20.3 ऐसा रेशियो मिल गया, ऐसा नहीं। सिंपल रेशियो 1:2, 2:3, 3:4 ऐसा सिंपल रेशियो। तो सोचो जॉन डाल्टन इतना अच्छा सोच का व्यक्ति था, सोचो कि एटम कंबाइन होंगे तो होंगे लेकिन सिंपल रेशियो में होंगे, ऐसे कंबाइन होंगे कि वो अपने रेशियो को सिंपल सा सिंपल रखेंगे। सोचो कार्बन कितना लिए, एक लिए, ऑक्सीजन कितना लिए, ऑक्सीजन 2 लिए, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है 1:2, सिंपल रेशियो इसे बोलेंगे, यस और नो। इसी प्रकार और कुछ भी ले सकते हो, N+O2, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, है ना। तो सिंपल सा सिंपल रेशियो लोगे, सिंपल सा सिंपल। तो अगर जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा भाई, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा तो 1:2 में बनेगा। किसे बनेगा? तुम कितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बना लो, तुम 2 मॉलिक्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाओ, चाहे 3 मॉलिक्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाओ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच रेशियो 1:2 ही मिलेगा। चलो मैं बनाता हूं, अभी 1 मॉलिक्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया हूं, अब मैं 2 मॉलिक्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दूं क्या? बना दिया। अब रेशियो चेक करो, कार्बन कितना आ गया 2, ऑक्सीजन कितना आ गया 2 2 जा 4, 2:4, डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो कितना आया 1:2। तुम कार्बन डाइऑक्साइड कितने भी अमाउंट में बना लो, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 ही मिलेगा। जॉन डाल्टन ने ये भी बात बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोल दिए, मतलब एकदम क्लियर है, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2। तुम बोले मैं 1000 मॉलिक्यूल का कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाया हूं तो मैं समझ जाऊंगा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो तुम्हारा 1:2 ही है। और यहाँ पर 5 भी लो लोगे, 5 मॉलिक्यूल ले लो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, कितने कार्बन है 5, ऑक्सीजन कितने 2 5 जा 10, रेशियो निकालो 1:2 अभी भी मिला, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, मिला कि नहीं मिला? तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो तुम कोई भी रिएक्शन कराते हो ना तो उनका एक फिक्स रेशियो होता है, उसी रेशियो में कंपाउंड बनते हैं। जॉन डाल्टन ये भी बोला। चलो छठवीं बात क्या बोली जॉन डाल्टन ने, छठवीं बात क्या बोली देखो, छठवीं बात में जॉन डाल्टन ने बोला एटम ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, 2 डिफरेंट एलिमेंट का एटम ले लो, कैन आल्सो फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड बाय कंबाइनिंग देम इन मल्टीपल प्रॉपर्टीज। डाल्टन भाई साहब बोले कि एटम ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, 2 डिफरेंट एटम का एलिमेंट ले लो, वो क्या होंगे मल्टीपल कंपाउंड हो सकते हैं। मल्टीपल कंबाइन का मतलब है एक मैं सल्फर ले लिया और एक मैं ऑक्सीजन ले लिया, एटम ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट, 2 ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, सल्फर अलग एलिमेंट है, 2 डिफरेंट एलिमेंट का मैं क्या ले लिया एटम ले लिया। कैन ऑल्सो फॉर्म मल्टीपल कंपाउंडेड, अगर ये फॉर्म होंगे और मल्टीपल कंपाउंड बना के देंगे। कैसे? देखो सल्फर और ऑक्सीजन कंपाउंड होंगे तो हमें SO2 मिलता है, मालूम है तुमको, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। एक सल्फर और यही सल्फर और ऑक्सीजन कंपाउंड होते हैं तो हमें क्या मिलता है SO3 मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। मैं ले के आ रहा हूं सल्फर और ऑक्सीजन ही तो लिया था, मैं अलग अलग ले रहा हूं तो अलग अलग कंपाउंड मिल रहा है। और तो तुम 2 डिफरेंट एलिमेंट का एटम ले लो और कंबाइन कराओगे तो एक अलग तुमको कंपाउंड मिल गया SO2 का और एक अलग कंपाउंड मिल गया SO3 का। ये हम पढ़ते थे वही बोला गया है। और इस लॉ को बोलते हैं मल्टीपल प्रपोर्शन लॉ, अभी आगे हम पढ़ेंगे इसको क्या बोलते हैं। अगर 2 डिफरेंट एटम होंगे तो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं वो सब मिलके,
इसी लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और आज भी देखते हैं कि ये बहुत सही है। जॉन डाल्टन की बात कितनी सही है सोचो। अभी गलती कहाँ भी जॉन डाल्टन कहाँ गलती किया? हर थ्योरी 100% तो नहीं हो सकती, गलतियां तो होती है, तभी वो थ्योरी बंद होती है, नया थ्योरी आता है। या सर थ्योरी झूठ भी होती है, पूरी तरह से नहीं, कुछ कुछ चेंज करना पड़ता है। ठीक है, चलो अब देखो जॉन डाल्टन ने 7वीं बात क्या बोली। सोच रहे होंगे यार जॉन डाल्टन ने कितना बात बोला यार, पक गए हुए ना, ज्यादा नहीं, 8 तक बोला था, 8 बात बोला था जॉन डाल्टन ने। ठीक, चलो 7वीं बात, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पार्टिकल पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन इस एटम। जॉन डाल्टन ये बोला अगर केमिकल रिएक्शन होंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होगा। कौन होगा? तुम सोचो भाई, एक गिलास पानी है मेरे हाथ में और मेरे पास एक इंक है। क्या है? इंक। क्या है? इंक। अगर इंक का मैं एकदम छोटा बूंद गिरा दूं, इंक एकदम छोटा बूंद गिराऊंगा तो पानी के साथ वो इंक का छोटा बूंद में, इंक के छोटे बूंद में बहुत सारे एटम है कि नहीं? ये भी बोल सकते कि बहुत सारे मॉलिक्यूल है। जब वो पानी में जाएंगे तो सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट करेगा उस पूरे पानी को कलर बनाने में? एटम। वो पूरा इंक डालूंगा, पूरा इंक नहीं, सबसे पहले कौन? पूरे इंक में जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा वो एटम पार्टिसिपेट करेगा, तब जाके पूरा पानी क्या हो जाएगा? कलर हो जाएगा। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट नहीं करता, कंपाउंड पार्टिसिपेट नहीं करता। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो सबसे पहले एटम पार्टिसिपेट करता। जब हम घर बनाते हैं मान के चलो, तो घर बनाने में ईटा पहले पार्टिसिपेट करता है पूरे घर को डिजाइन करने में। या सर नो? उसी प्रकार केमिकल रिएक्शन कराते हो चाहे कितने बड़े बड़े कंपाउंड बना लो, केमिकल रिएक्शन कराओगे तो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। समझ पा रहे हो? सबसे पहले। समझे कि नहीं समझे? ये बात जॉन डाल्टन ने बोल दी। आज ही बात बहुत सही है भाई। देखो कार्बन NaCl मिलके क्या बनता है? NaCl कंपाउंड बना। तो NaCl कंपाउंड बना तो पार्टिसिपेट कौन किया? सबसे पहले Na एटम किया, Cl एटम किया ना। अब मेरे पास सोडियम है, सोडियम एक क्या है? सोडियम का एक क्या है? सोडियम का एक कंपाउंड है कि नहीं है? NaCl है तो सोडियम का कंपाउंड है। या सुन, अगर मैं किसी से इसको रिएक्शन करा दूंगा, सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट करेगा? एटम। कौन पार्टिसिपेट करेगा? एटम पार्टिसिपेट करेगा। ये बात याद रखो तुम। ठीक है, कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा तो एटम पहले पार्टिसिपेट करेगा। खुद सोचने वाली बात है, तुम सोचो ना यार। तुम घर बनाते हो तो घर के हिसाब से पहला पार्टिसिपेट हमारा ईटा करता है, बहुत सारे ईट जुड़ के घर का फॉर्मेशन करते। उसी प्रकार केमिकल रिएक्शन कराओगे ना तुम, ये पानी में इंक डाले थे तो सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट? पूरा इंक पार्टिसिपेट, एटम पार्टिसिपेट करता है। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। समझ पा रहे? अगर एटम का डिस्कवरी नहीं हुआ होता तो केमिकल रिएक्शन समझ पाते क्या? हम ये भी नहीं बता पाते केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो पहले नंबर में एटम पार्टिसिपेट कर रहा है कि मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर, हम नहीं बता पाते। बता पाते क्या? नहीं बता पाते। समझ गए? लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इन एनी फिजिकल और केमिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो चाहे केमिकल एक्टिविटी हो एटम के बीच में, नाइदर एटम कैन बी प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉयड। अगर तुम केमिकल रिएक्शन कराओगे एटम का तो एटम तुम बना नहीं सकते और एटम को तुम गायब नहीं कर सकते। एटम को तुम ना तो बना सकते हो ना तो गायब कर सकते हो। एटम कंजर्व रहेगा। एटम का मास भी कंजर्व होता है, नंबर ऑफ एटम भी कंजर्व होते। एग्जांपल से समझते हुए, फील नहीं आ रहा तुमको? यहां पर देखो, ये कार्बन और ऑक्सीजन की बात ही बार बार क्यों कर रहे हो? अच्छा है एग्जांपल, पता है सबको, बेसिक है ये, है ना? ठीक है, क्या बोला था? ये रिएक्टेंट है। ये क्या है? रिएक्टेंट, यानी कि हम जो पार्टिसिपेट करता है नया चीज बनाने में उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक। जो नया चीज मिलता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? है ना? पहले कच्चा माल आता है, कच्चा माल को रिएक्टेंट बोलते हैं। कच्चा माल को मिला कुछ नया सामान बनाते हैं, वो सामान प्रोडक्ट होता है। या सुनो,
तो जॉन डाल्टन ने बोला भाई तुम कच्चा माल जितना लोगे उतना ही तुमको पक्का माल मिलेगा। समझ रहे हो कि नहीं? अगर तुमने भाई एक कार्बन लिया तो इधर भी एक कार्बन ही मिलेगा तुम्हें। यहां तुम्हारे पास 2 ऑक्सीजन था, यहां भी कितना ऑक्सीजन है? भले ही यहां पर कार्बन अलग है और ऑक्सीजन भले ही अलग है, लेकिन नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो 2 ही है, नंबर ऑफ कार्बन 2 ही है, 1 ही है, सॉरी। अब यहां पर तुम्हारे पास नया कंपाउंड बना, तुम कोई भी कंपाउंड बना लो भाई, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन से कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, कार्बन भी उतने ही होंगे जितने तुमने लिए थे, ऑक्सीजन उतने होंगे जितने तुमने। भाई जब केमिकल रिएक्शन कराते हो ना तो एटम गायब नहीं होता, एटम सिर्फ रीअरेंज होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर ये नया प्रोडक्ट कैसे बना, नया कंपाउंड कैसे बना? एटम रीअरेंज हुए हैं। पहले कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग था, दोनों को जब केमिकली रिएक्शन करा दिए तो रीअरेंज हो गए, और क्या बन गया? रीअरेंज होके कार्बन डाइऑक्साइड। एटम गायब नहीं हुआ, एटम डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए तुम, एटम गायब नहीं हुआ, रीअरेंज होते हैं एटम। केमिकल रिएक्शन में कभी भी एटम गायब नहीं होते, रीअरेंज होते हैं। क्या होते हैं? रीअरेंज। अब बोलो एटम क्या है? कंजर्व है कि नहीं है? एटम कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। मास देखो, मास, क्या मास चेंज होगा? हम तो पढ़े थे फैक्ट्री में कच्चा माल आता है और नया चीज बनता है, तो कच्चा माल के लिए जितना ज्यादा लेती हैं, पक्का माल बनाते हैं तो कच्चा माल ज्यादा लेते हैं, पक्का माल कम मिलता है। ऐसा नहीं होता भाई, समझ रहे हो? केमिकल रिएक्शन कराओगे तो मास में चेंज नहीं होता, तुमने जितना मास लिया था उतना मास मिलेगा। सोचो, कार्बन का मास होता है 12 होता है, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 सामने में लिखेंगे, और 1 ऑक्सीजन का मास 16 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर देखो, कार्बन का मास होता है 12 होता है, प्लस 2 ऑक्सीजन है, 2 लिखेंगे सामने में, 1 ऑक्सीजन का मास होता है 16, 16 दूना 32, 32 12 कितना हो गया? 32 और 12 जोड़ो 42, और इधर भी कितना मिला? 44। तो रिएक्टेंट का मास 44 है, प्रोडक्ट का मास भी कितना है? 44। तो जॉन डाल्टन इतना ज्यादा स्पेशल बात बोल दिया, सबसे इंपॉर्टेंट, कि तुम दुनिया में कोई भी चीज मिला लो, कोई भी चीज बना लो, जितना मिलाओगे उतना तुम पाओगे। बस मिलाए रहोगे ये अलग रहेगा, और बन के जो आएगा ये अलग रहेगा। लेकिन जो चीज लिए हो, मिलाए हो, वही चीज मिलेगा, बस ये रीअरेंज हो जाएंगे। रीअरेंज, कार्बन अलग है क्या यहाँ पे? नहीं। ऑक्सीजन सेपरेट है क्या? नहीं भाई, रीअरेंज होगा, कंबाइन होगा, यहाँ पर अलग अलग था। तो जॉन डाल्टन ने ये भी बात बोली थी। लास्ट में बता रहा हूं भाई, जॉन डाल्टन ने मास को कैलकुलेट नहीं किया था, जॉन डाल्टन का ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी था। प्रैक्टिकली जॉन डाल्टन ने करके खुद देखा होगा, लोगों को नहीं दिखाया, सिर्फ थ्योरी था। क्योंकि भाई साइंटिस्ट जो होते हैं उनका माइंड बहुत शार्प होता है, इतनी गहराई से बात सोच लेते, इतना सोच ले, दिमाग में सा। देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन भाई बोल के गए हैं कि तुम किसी भी चीज की खोज कर रहे हो तो तुम प्रैक्टिकली शुरू में प्रैक्टिकल मत करो, तुम अपने दिमाग में पहला प्रैक्टिकल करो। पहला प्रैक्टिकल तुम्हारा दिमाग में होना चाहिए। दिमाग का प्रैक्टिकल सही है तो खुद लैब में करके देखो। तो जॉन डाल्टन कहाँ प्रैक्टिकल करता था? माइंड में प्रैक्टिकल कर करके नया नया थ्योरी दिया। अब बात आज के टाइम बहुत सही है। अब बात आती है, जॉन डाल्टन ने जो भी प्रैक्टिकल दिमाग में किया, क्या सारा प्रैक्टिकल नॉलेज सही था? नहीं, कुछ गलत भी थे, कुछ क्या थे? गलत भी थे। जॉन डाल्टन की थ्योरी में सारी बात सही, कुछ करेक्शन करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सीखेंगे जॉन डाल्टन का थ्योरी में कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट था, जो हमें आने वाले नए नए साइंस को समझने में हेल्प कर रहा है, केमिस्ट्री को। जॉन डाल्टन ऐसे कौन सी बात बोली थी जो आने वाले अलग अलग साइंटिस्ट ने उस बात को गलत साबित किया, और गलत साबित किया तो कैसे किया और क्यों किया, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम समझने वाले। मिलते हैं कल के वीडियो में।